नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी एमए और बीए की जो क्लास है वो पर डे हो रही हैं। तो आज का जो हमारा क्लास यानी कि जो हमने इससे पहले का क्लास जो देखा था उसमें हमने गुप्त वंश के स्टार्टिंग यानी कि प्रारंभिक में देखा था। श्रीगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हमने देखा था, घटोत्कच के बारे में हमने देखा था और आज की जो हमारी क्लास है वो हमारा समुद्रगुप्त के ऊपर आधारित है। समुद्रगुप्त जो है उनके ऊपर जो आज का हमारा क्लास है वह आधारित है। हम देखेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग टाइम में कि जो समुद्रगुप्त है यह चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के पुत्र हैं, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त प्रथम और कुमार देवी के पुत्र हैं। और एक बात बता दूं कि जो चंद्रगुप्त की पत्नी थी यानी कुमार देवी जो थी यह एक लिच्छवी राज की कन्या थी, यानी कि यह एक लिच्छवी राज की कुमार देवी लिच्छवी राज्य की कन्या थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि लिच्छवी राज की कन्या थी और इनका जो पुत्र था वह समुद्रगुप्त था। तो आपको पता है कि इनका जो पुत्र था वो समुद्रगुप्त था। इनका पुत्र गुप्त था और प्रयाग प्रशस्ति में इन्हें धरणीबंध यानी जो कह सकते हैं कि लिच्छवी दोहित्र ऐसा करके जो इनका नाम है वो हमें देखने को मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में इनको धरणीबंध कहा गया है। धरणीबंध कहा गया है। इस प्रकार से हमें जो इनके बारे में जानकारी जो इनकी प्रारंभिक जानकारी है वो हमें देखने को मिल जाती है। हालांकि कई पुराणों में ऐसा हमें वर्णन देखने को मिला है कि जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने अपने भाई, इनके एक भाई थे, उनका नाम हमें मुघालय ऐसा करके जो है वो वर्णन देखने को मिलता है। उनकी हत्या करके इन्होंने राज्य को प्राप्त किया था। जो इनका कह सकते हैं कि युद्ध हुआ था उनसे, उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध हुआ था वो इनके बारे में देखने को मिलता है। इनका जो टाइम पीरियड है वो मैं आपको बता दूं कि 350 से 375 ईस्वी 350 ईस्वी से 375 ईस्वी का इनका जो है वह टाइम पीरियड है, यानी इतने समय तक इन्होंने शासनकाल जो राज्य था वो किया था। जैसा कि आप सभी को एक बात और बता दूं कि इनके बारे में पूर्ण रूप से जो जानकारी हमें देखने को मिलती है, इनके बारे में जो जानकारियां हमको प्राचीन इतिहास में जो हमें देखने को मिलती है वो संपूर्ण रूप से प्रयाग प्रशस्ति है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि समुद्रगुप्त के बारे में जो हमें वर्णन या उल्लेख देखने को मिलते हैं, इनके युद्धों के बारे में, इनके कह सकते हैं कि इनके विजयों के बारे में जो हमें वर्णन देखने को मिलते हैं वह हमें प्रयाग प्रशस्ति में ही देखने को मिलते हैं। इसमें हमें सारे इनके युद्धों के और इनकी जो सीमा है, इनके राज्य हैं, इन सभी का जो हमें वर्णन है वह देखने को मिल जाता है। उसके बाद एक हमें एरण का अभिलेख जो है, इससे भी हमें इनके पुत्र पौत्र के बारे में जो जानकारी है वो हमें देखने को मिलता है। अभी मैं आगे इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद समुद्रगुप्त के सिक्के जो इन्होंने चलाए थे
उन सिक्कों से भी हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी मिल जाती है। यानी कि इनके ऊपर जो प्रकाश का केंद्र, यानी कि आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर जो प्रकाश इनकी जीवनी के ऊपर जो करते हैं, यानी कि जो साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं वह इनके अभिलेख हैं। दो अभिलेख हैं, एक प्रयाग प्रशस्ति है और दूसरा जो है वो एरण का अभिलेख है। उसके बाद जो तीसरा है, इनके चलाए गए सिक्के हैं जो इन्होंने चलाए थे। इनके जो सिक्के हैं वह हमें इनके बारे में जो हमें मुख्य स्रोत के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो इनके बारे में हमें वर्णन देखने को मिलते हैं, वो पहला मैंने आपको बताया कि प्रयाग प्रशस्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें एरण का अभिलेख, इनके परिवार के बारे में, इनके पुत्र के बारे में जो जानकारी हमें देता है वो एरण का अभिलेख देता है। उसके बाद सिक्कों में इनके विजय, इनकी उपाधि और इनके तमाम जो चीजें हैं उसकी जो जानकारी है हमें इनके सिक्कों में देखने को मिल जाती है। यानी इनके यानी समुद्रगुप्त के बारे में जानने के जो हमें स्रोत देखने को मिलते हैं वो मूल रूप से हमें यह 3 देखने को मिल जाते हैं। हालांकि कोई जो कह सकते हैं कि जो ग्रंथ है, ऐसा कोई हमें ग्रंथ इस काल में देखने को अभी तक नहीं मिलता कि जो समुद्रगुप्त के ऊपर एक प्रभाव प्रकाश के रूप में डाले। तो हम इसके बाद देखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। अब इनके बारे में हम देखेंगे कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या थी। आपको बता दें स्मिथ वेल्सन ने, स्मिथ नामक एक विद्वान है, स्मिथ नामक एक विद्वान है, इन्होंने इनको भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन कहा है। जैसा कि आप देखेंगे कि इनका जो महानतम शासकों में से एक हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि एक बात और इसको नोट कर लीजिएगा कि गुप्त वंश के समुद्रगुप्त महान शासकों में से एक है। महानतम शासकों में से एक है, यानी कि इनके बारे में जो हमें जानकारियां देखने को मिलती है वो इसी प्रकार से देखने को मिलती है। और एक बात मैंने आपको नहीं बताया कि आपको पहले ही मैंने बताया था कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इन्होंने जब इनको शासन दिया था उसके बाद संन्यास जो है वह धारण कर लिया था। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने इनको शासक बनाने के बाद संन्यास धारण कर लिया था। संन्यास धारण कर लिया था। ये मैंने आपको पहले, मतलब इससे पहले का जो क्लास था उसमें मैंने आपको ये बात बताई है। तो यहाँ भी मैंने इस बात का वर्णन कर दिया ताकि आपको इनके बारे में जो जानकारियां हैं वो पूरी रूप से देखने को मिलती रहे। उसके बाद हम देखेंगे कि समुद्रगुप्त के बारे में ऐसा कहा जाता है, यानी कि समुद्रगुप्त के बारे में ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है, इन्होंने 100 युद्धों को लड़ा था। यानी कि समुद्रगुप्त ने 100 युद्धों को लड़ा था। 100 युद्धों को लड़ा था और यह इसने 100 राजाओं को पराजित किया था, यानी कि युद्धों को लड़ा भी था और उनमें जीता। यह कभी हारा नहीं था। आपको एक बात, इस बात को नोट कर लीजिए, समुद्रगुप्त कभी हारा नहीं था। इन्होंने 100 युद्धों से ज्यादा लड़ा था और ऐसा इनके बारे में हमें वर्णन देखने को मिलता है कि इनके शरीर पे 100 घाव से भी ज्यादा जो थे वह घाव थे। यानी कि जो घाव लगे हुए थे, यानी कि जख्म का कह सकते हैं कि जब घाव सूख जाता है तो उसके बाद जो वहां का निशान रहता है वो रहता है। तो ऐसे हमें देखने को मिलता है वर्णन की इनके शरीर पे जो घाव, 100 से भी ज्यादा घाव के जो निशान थे वो हमें देखने को मिलते हैं। इनके शरीर पे 100 से भी ज्यादा घाव
के साक्ष्य जो है हमें है वह देखने को मिलते हैं, ऐसा वर्णन हमें पुराणों में देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके जो नाम है, चंद्रगुप्त को इनका सॉरी माफ कीजिएगा, समुद्रगुप्त का जो हमें दूसरा नाम देखने को मिलता है वह हमें चंद्रप्रकाश, समुद्रगुप्त का दूसरा नाम समुद्रगुप्त का दूसरा नाम हमें समुद्रगुप्त का जो हमें दूसरा नाम देखने को मिलता है वह चंद्र प्रकाश है, प्रकाश। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा कि इनका हमें जो एक नाम है वह देखने को मिलता है, जो इनका दूसरा नाम हमें देखने को मिलता है वो यह है। उसके बाद हम देखेंगे इनके अब अभिलेखों के बारे में देखेंगे, इनकी जो उपाधियां थी वो देखेंगे। तो हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रयाग प्रशस्ति में, यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्रयाग प्रशस्ति में इनको जो इनकी उपाधियां जो हमें वर्णित देखने को मिलती है वह धरणीबंध यानी कि संपूर्ण धरती को जीतने वाला, ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है। उसके बाद हमें जो दूसरी उपाधि देखने को मिलती है वह कविराज की देखने को मिलती है। कविराज के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है क्योंकि इन्होंने जो समुद्रगुप्त थे इनका एक हमें वीणा वादक का जो सिक्का है वह देखने को मिला है, उसमें यह वीणा बजाते हुए हमें दिखाए गए हैं, इसलिए इनको कविराज की भी उपाधि जो थी वो इन्होंने धारण की थी। उसके बाद हम देखेंगे जो हमें तीसरा उपाधि देखने को मिलता है, उपाधि इनके जो तीसरा है वह हमें पृथ्वी व्यास पतिरथ, पृथ्वी व्यास पतिरथ, ऐसा हमें इनका जो वर्णन है वह देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे इन्हें लिच्छवी दोहित्र, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनको लिच्छवी दोहित्र इनकी जो माता थी वह लिच्छवीगढ़ राज्य स्थित थी, इसलिए इनको लिच्छवी दोहित्र का जो है वह उपाधि दिया गया था। तो इस प्रकार से हमने इनकी उपाधियां को देखी जो कि हमें प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे इनके बारे में देखेंगे कि जो एरण अभिलेख है, इनके अभिलेख हैं जो हम उसको देखेंगे, यानी कि समुद्रगुप्त के एरण अभिलेख, समुद्रगुप्त के अभिलेख। इसमें जो पहला है वह है एरण अभिलेख। आपको एक बात बता दूं कि इस अभिलेख में जो एरण है यह इनका भोग का स्थान था। समुद्रगुप्त के का एरण स्थान था। इसमें हमें इनकी पुत्री सॉरी माफ कीजिएगा, इनकी पत्नी तथा इनके पुत्र पौत्र का वर्णन देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इनका पहला हमें अभिलेख देखने को मिलता है उसका नाम है एरण, और वहां पे हमें जो जानकारियां देखने को मिलती है वो यह है कि समुद्रगुप्त को जिस जगह पे यानी कि जिस स्थान पे यह एरण अभिलेख हमें देखने को मिलता है, एरण अभिलेख, वहां पे
वो उनके भोग का स्थान था, यानी कि वहाँ पे वो निवास करते थे। और अपने युद्धों को, जब युद्धों को से जीत के वापस आते थे तो वहाँ पे कह सकते हैं कि एक रुकने के लिए जो उन्होंने इस स्थान को रखा था। उसके बाद देखेंगे कि इसी में हमको इनकी पत्नी और पुत्र पौत्र जो थे इनका वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि इस अभिलेख में ही इनको कहा गया है, इस अभिलेख में इनको खुश होने पर, खुश यानी कि जब ये खुश होते थे, खुश होने पर इनको यानी खुश होने पर इनको कह सकते हैं कि कुबेर के समान, खुश होने पर कुबेर के समान तथा गुस्सा होने पर, क्रोधित होने पर यमराज के समान, इनको बताया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले इनके बारे में बताया कि यह जब क्रोधित होते थे तो उस समय ये यमराज के समान जो थे वो व्यवहार करते थे, यानी कि उनको मृत्यु के घाट उतार देते थे क्रोध होने के बाद। और उसके बाद जब खुश होते थे तो बहुत ज्यादा जो दान पुण्य जो का कार्य था वह किया करते थे। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो वर्णन एरन अभिलेख में देखने को मिलता है तो उसमें हमें यही सब सारी बातें देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, यानी कि आप इसको एक बार नोट कर लें ताकि मैं इसको साफ करके आपको आगे की जो हमारी जो आगे की क्लास है उसको मैं आगे बढ़ाऊं। हम देखेंगे अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है हमारा प्रयाग प्रशस्ति के ऊपर। तो हम पहले इसको देखेंगे, उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति को देखेंगे। और एक बात आपको बता दूं कि प्रयाग प्रशस्ति में हमें काफी सारे जो नाम हैं वह देखने को मिल जाते हैं, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति में इनके युद्धों का जो वर्णन है वो हमें देखने को मिलता है। उसके ऊपर जो हमारी टॉपिक्स हैं वो सारा हमें देखने को उस पर मिल जाता है। अब हम देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति। यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है तो यहाँ पे मैं एक और हेडलाइन बना देता हूँ, प्रयाग प्रशस्ति। आपको बताऊं कि प्रयाग प्रशस्ति में सबसे पहली जो बात हमें देखने को मिलती है, जो भाषा है वह संस्कृत भाषा है। भाषा जो है वो संस्कृत है। और आपको बता दूं कि यह संस्कृत भाषा में लिखा है और जो लिपि है वो ब्राह्मी है। लिपि जो है यानी कि जो लिखावट है वो ब्राह्मी लिपि में इसको लिखा गया है। ब्राह्मी लिपि में इसको लिखा गया है। और इसकी जो शैली है, शैली जो है वह है चंपू शैली। चंपू शैली में लिखा गया है। और इसमें जो हमें खंड देखने को मिलते हैं,
चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि जो शैली है वह चंपू शैली है, और उसके बाद हम देखेंगे जब पाषाण पे खुदी हुई ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है। यह पाषाण पर खुदी हुई समुद्रगुप्त की आत्मकथा है। आत्मकथा है, और इसके बारे में जो हमें जानकारी देखने को मिलती है वो यह है कि इसमें हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त की आत्मकथा जो है वो हमें देखने को मिलती है, और इसे सर्वप्रथम पढ़ने का कार्य, जो आपको बता दें कि इसको सर्वप्रथम पढ़ने का कार्य, सर्वप्रथम पाठन का कार्य 1838 ईस्वी में जे ड्राफ ऐसा करके हमें वर्णन देखने को मिलता है। इनका जो नाम है वो हमें देखने को मिलता है कैप्टन ए ड्रायर। कैप्टन ए ड्रायर। कैप्टन ए ड्रायर जो है इन्होंने इसको पढ़ा था, यानी कि इसको जो पढ़ने का कार्य है वो कैप्टन ड्रायर ने किया था। यह 1834 ईस्वी में यह कार्य हुआ था, यानी कि 1834 है वो यहाँ पे इसका जो पाठन का कार्य है वो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि समुद्रगुप्त के बारे में जो हमें और इसमें वर्णन देखने को मिलता है। एक बात इनमें सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, जो नोट करने के लिए है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नोट कि समुद्रगुप्त के बारे में इसमें एक भी वर्णन देखने को नहीं मिलता, यानी कि समुद्रगुप्त के बारे में और इनके जो नाम का वर्णन है वह इसमें देखने को मिलता है। न तो इसमें इनकी कोई तिथि दी गई है, न तो समुद्रगुप्त की किसी कार्य की तिथि दी गई है कि इस तिथि पे इन्होंने यह कार्य किया था, और न तो समुद्रगुप्त का जो नाम है उसका कहीं भी ऐसा हमें समुद्रगुप्त लिखा हुआ उसमें देखने को मिला है। उसमें हर जगह हमें इनकी जो उपाधियां हैं वो देखने को मिल गई है, लेकिन जो इनका नाम है और इनका वर्णन जो हमें है वह देखने को नहीं मिलता। और इसमें अश्वमेध यज्ञ, यानी कि बता दें कि अश्वमेध यज्ञ जो इन्होंने किया है उसका भी हमें वर्णन देखने को नहीं मिलता। समुद्रगुप्त की उपाधि देखने को मिलती है, उनका नाम देखने को नहीं मिलता। और इनके मतलब कह सकते हैं कि इनके बारे में जो हमें इनकी युद्ध की जो विजय है उनका तो पूरा वर्णन हमें देखने को मिलता है, लेकिन अश्वमेध यज्ञ जो है इन्होंने किया है उसका हमें वर्णन देखने को नहीं मिलता। और उसका जो हमें वर्णन देखने को मिलता है वह हमें भीतरी अभिलेख में, और एक कह सकते हैं कि जो देवी हैं उनका देवी का अभिलेख जो है उस पर हमें देखने को मिलता है, और इनके सिक्के हैं उस पर भी हमें अंकन इसका देखने को मिलता है। तो मैं उन सभी को आगे आपको बताता हुआ चलूंगा। अब हम देखेंगे समुद्रगुप्त की जो विजय हैं उनमें कौन कौन सी विजय हैं। समुद्रगुप्त की विजय में आपको बता दूं कि समुद्रगुप्त की विजयों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि 5 रूपों में इसको डिवाइड कर सकते हैं कि समुद्रगुप्त ने अपनी जो विजय थी उसको किस प्रकार से अपना किया था। तो आपको बता दें, सबसे पहले आप इनमें इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि समुद्रगुप्त ने कहीं भी, मतलब समुद्रगुप्त के अभिलेख में कहीं भी हमें अश्वमेध यज्ञ का जो है वह अंकन देखने को नहीं मिलता, और ना ही उनका कोई भी कार्य का हमें तिथि देखने को मिलता है, यानी तिथि जो है वो हमें इसमें देखने को नहीं मिलता। उसके बाद हम देखेंगे समुद्रगुप्त की विजय, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। समुद्रगुप्त की जो विजय है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात आपको बता दूं कि इनकी विजयों को हम लोग 5 भागों में बांट के देख सकते हैं, यानी कि 5 भागों में इनको बांट सकते हैं। इनकी विजयों को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं, विभाजित करके देख सकते हैं। कर देख सकते हैं। पहला जो हमें इनका वर्णन देखने को मिलता है,
इनकी जो विजयों का हमें वर्णन जिसमें देखने को मिलता है वो प्रयाग प्रशस्ति है। मैंने आपको पहले बताया कि इनकी विजयों का स्रोत हमें जो है प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति में जो है उसमें हमें इनके विजयों का जो वर्णन है वह देखने को मिलता है। इसमें ही सारी इनकी विजयों का जो क्रमबद्ध जानकारी है वो हमें देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जब बताया तो इसमें एक बात आपको मैंने नहीं बताया कि इसमें जो पंक्तियां हैं वह 33 है। 33 पंक्तियों में यह है, ये अभिलेख पे जो 33 पंक्तियां लिखी गई हैं उसमें 33 पंक्तियों में हमें इनका वर्णन देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे इनके जो विजय हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया, और इनका जो धरणी बंध यानी कि संपूर्ण इनकी जो इच्छा थी यानी कि समुद्रगुप्त की जो इच्छा थी वह संपूर्ण भारत पर यानी संपूर्ण पृथ्वी पर अपना विजय स्थापित करने का यानी कि अपना आधिपत्य स्थापित करने का इनका जो हमें लेख है वह देखने को मिलता है। यानी संपूर्ण पृथ्वी पर इनका वर्णन हमें देखने को मिलता है कि ये ऐसा चाहते हैं कि संपूर्ण विजय पृथ्वी पर यह विजय प्राप्त कर ले। तो इस आधार पे हमें इनकी जो एक उपाधि है धरणीबद्ध का देखने को मिल जाता है। पहला हम देखेंगे कि आर्यावर्त का युद्ध, जो सबसे पहला हमें देखने को मिलता है आर्यावर्त का युद्ध का विजय कह सकते हैं। मूलतः इसमें हमें 3 शासक के नाम देखने को मिलते हैं जिसपे इन्होंने अपना विजय यात्रा किया था। मूलतः इसमें 3 शासक हैं जिन पर इन्होंने अपना जो विजय है उसको प्राप्त किया था। पहला जो है वो अच्युत है, यानी कि इसमें जो पहला शासक है उसका नाम है अच्युत। जो अच्युत है यह इसके बारे में हमें वर्णन नहीं देखने को मिलता कि ये कहाँ का शासक है। और उसके बाद दूसरा जो है वह नागसेन है। नागसेन, जो नागसेन है यह ग्वालियर का शासक है। ग्वालियर में एक जगह का नाम आपको देखने को मिलेगा पद्मावती। ये वहां का शासक था। और हमारा जो तीसरा है उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है यानी कि जो तीसरा शासक हमें जिसकी जानकारी देखने को मिलता है वह कोतलुज। जो कोतलुज है तीसरा जो हमारा शासक देखने को मिलता है, इसके बारे में ऐसी हमें धारणा देखने को मिलती है कि पाटलिपुत्र में जब समुद्रगुप्त अपने विजय का यानी कह सकते हैं अपने विजय का जब उत्सव मना रहा था तो उसी समय इसने समुद्रगुप्त को बंदी बना लिया था। इसी समय इसने समुद्रगुप्त को बंदी बना लिया था जब वो पाटलिपुत्र में। इसके बाद इसको समुद्रगुप्त ने हरा के और इसके साम्राज्य पे जो है वह कब्जा कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे जो दूसरा हमें युद्ध देखने को मिलता है, ये तो मैंने आपको पहला बताया, और जो दूसरा हमें देखने को मिलता है वह दक्षिणापथ का है। दक्षिणापथ का युद्ध। आपको एक बात बता दें कि दक्षिणापथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो ये है कि दक्षिण भारत में विजित करने वाला पहला जो शासक हमें देखने को मिलता है वह समुद्रगुप्त ही है, जिसने दक्षिण भारत पे अपना साम्राज्य जो है वो स्थापित किया था। आपको बता दें कि जो दक्षिणापथ के बारे में हमें वर्णन देखने को मिलता है वो प्रयाग प्रशस्ति 19वीं या 20वीं में देखने को मिलती है। इसमें हमें इसका वर्णन देखने को मिल जाता है। आपको बता दें कि जो दक्षिणापथ का युद्ध हुआ है इसमें इसने करीब 12 शासकों को हराया है। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ में 12 शासकों को हराया है। और इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलता है इस समय का कह सकते हैं जो सबसे अंतिम यानी कि दक्षिण भारत में आप जाते जाते जहां तक समुद्रगुप्त गया था
वहां का सबसे जो अंतिम शासक था वह विष्णुगुप्त था, यानी कि जो विष्णुगुप्त था कांचीपल्लवरम का शासक, इस दक्षिण दक्षिण भारत में विष्णुगुप्त जो थे वह पल्लव के साथ काची के जो पल्लव हैं, काची पल्लव का शासक था, इसको इसने हराया था, इसको समुद्रगुप्त ने हराया था। यह दक्षिण भारत का लास्ट शासक था जिसको हराकर विष्णुगुप्त ने अपनी जो विजय यात्रा थी उसको दक्षिण भारत में यहाँ पे आके अपनी विजय यात्रा को रोक दी थी। उसके बाद हम देखेंगे आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध, यानी कि जब आर्यावर्त का जो पहला युद्ध होता है इसमें जिन शासकों को कह सकते हैं कि जिन शासकों को, तीसरा यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, आर्यावर्त का दूसरा युद्ध। आपको बता दें कि आर्यावर्त में जब समुद्रगुप्त ने अपनी पहली विजय को जब प्रारंभ किया था, यानी कि यहाँ पे 3 शासकों को हराया था, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जब ये वहां दक्षिण भारत की युद्धों में लीन हो जाता है, तो जब वो वापस अपने राज्य की तरफ वापस आता है तो देखता है कि जो आर्यावर्त की जो 3 राजाओं को इसने जीता था वह आपस में मिल करके एक संघ के रूप में फिर से इन पर आक्रमण बोल देते हैं, यानी कि समुद्रगुप्त या जो शासक थे इन्होंने फिर से आक्रमण कर दिया, तो फिर से इनको समुद्रगुप्त ने हराया था, यानी कि फिर से इन सभी को हरा करके, यानी जो शासक थे आर्यावर्त के जो हमें शासक देखने को मिलते हैं इसमें फिर से इसने 9 राजाओं को हराया था, यानी 9 राजाओं ने आपस में एक संगठित तो हो करके इनके ऊपर आक्रमण किया समुद्रगुप्त के ऊपर, और उसके बाद तब फिर आर्यावर्त का जो हमें दूसरा युद्ध है वो देखने को मिल जाता है। और एक आपको बात बता दूं कि प्रयाग प्रशस्ति क्रमांक जो हमें देखने को मिलता है प्रयाग प्रशस्ति की, वह 21वीं पंक्ति में हमें इस बात का वर्णन देखने को मिलता है जिसमें समुद्रगुप्त ने 9 शासकों को हराया था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो 9 शासक थे इनको पहले ही मतलब समझ लीजिए कि जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो पहला युद्ध होता है इसमें 3 शासकों को हराता है समुद्रगुप्त, और इन सभी को जब हरा के दक्षिणापथ के युद्ध में जब लीन हो जाता है तो उस समय फिर से ये लोग संगठित एक बन करके और फिर से समुद्रगुप्त को आक्रमण करते हैं, और समुद्रगुप्त के कह सकते हैं कि फिर से इनको समुद्रगुप्त जो है वो हरा देता है। उसके बाद हमें इनके बारे में देखने को नहीं मिलता। उसके बाद हम देखेंगे कि आठवीं राज्यों की विजय, यानी कि जो 8वीं राज्य है, चौथा जो हमें देखने को मिलता है वह 8वीं राज्य। आपको बता दें कि जो 8वीं राज्य है इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट हमें चीज देखने को मिलता है, आपको बता दें कि ये 21वीं पंक्ति में हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति 21 में इसका वर्णन जो है देखने को मिलता है। मैं इसे थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि ये जो सेशन है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ये जो सेशन है मैं चाहता हूं कि हमारा 1 घंटे के अंदर जो है वह कवर हो जाए, यानी 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर ही हमारा ये कवर हो जाए। क्योंकि आपको बता दें कि समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त वंश के सबसे महानतम शासकों में से एक है, और इनके बारे में जो इनकी जानकारियां हैं वो काफी ज्यादा है, तो मैं आपको इन सभी के बारे में इनका वर्णन करते हुए चलूंगा। उसके बाद 8वीं राज्यों के बारे में आपको बता दें, ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, इनका जो साम्राज्य था, यानी कि जो 8वीं साम्राज्य थे वो कहाँ थे, गाजीपुर और उत्तर मध्य प्रदेश के इलाके में आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तथा मध्य प्रदेश के
मध्य प्रदेश के कुछ भूभाग पर इनका जो स्थान है, कुछ भूभाग पर इनका हमें वर्णन देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के और मध्य प्रदेश के भाग जो हैं उनके इलाकों में यह जो है वह जाति निवास करती थी, मध्य प्रदेश के जबलपुर तक। आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश का इलाका है यहाँ पे जबलपुर तक यह जो साम्राज्य था वह फैला हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे, एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूँ ताकि आपको इसके बारे में आगे बढ़िया समझा सकूं। तो आप इस सभी का एक बार नोट बना लीजिएगा जरूर से जरूर, ताकि आपको इनके बारे में जो जानकारियां हैं वो देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे जो पांचवी इनकी युद्ध है, यानी कि जो पांचवा युद्ध हमें वर्णन देखने को मिलता है, युद्ध संख्या 5वीं, वो हमें देखने को मिलता है प्रत्यक्ष जो वातावरण है, प्रयत्न जो राज है, प्रत्यक्ष सीमावर्ती राज्य, प्रत्यक्ष सीमावर्ती राज्य जो है, इस पे हमें इनका वर्णन देखने को मिलता है। इनके जो युद्ध हैं वो हमें उसमें देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दें कि इस राज्य को हम 2 खंडों में विभाजित करके देख सकते हैं। पहला जो है वो राजतंत्रात्मक था, राजतंत्रात्मक, और जो दूसरा था वो गढ़ राज्य था। आपको जब मैंने 16 महाजनपद पढ़ाया था तो उसमें गढ़ राज्य में और संघ राज्य, यानी कि जो राज्य होता है राजतंत्रात्मक जिसमें राज्य का शासक होता है, और जो गणतंत्रात्मक था इसके बारे में जो सारी वर्णन है वो मैंने कर दिया था। तो आपको बता दें कि राजतंत्रात्मक में कुल 5 राजाओं को, राजतंत्रात्मक में कुल 5 राजाओं को हराया था। समुद्रगुप्त ने इसमें 5 राजाओं को हराया था। और जो गणतंत्रात्मक है इसमें समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को हराया था, 9 शासकों को हराया था। और आपको बता दें कि जो ये जो 5वां हमें वर्णन देखने को मिलता है, जब 22वें पंक्ति में देखने को मिलता है प्रयाग प्रशस्ति के, यह 22वें पंक्तियों में इसका वर्णन है। बाईसवें पंक्ति में इनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। और एक बात आपको बता दें, इसमें आप नोट कर लीजिएगा कि ये जो गढ़ राज्य थे, ये जब आप देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य जो है वो जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है यानी विघटन हो जाता है, तो उनके अंतिम दिनों में यह जो राज्य थे यानी गढ़ राज्य थे, मौर्य वंश के अंतिम में यह गढ़ राज्य का उदय हुआ था। अंतिम में यह गढ़ राज्य का उदय हुआ था।
और इनको समाप्त करके समुद्रगुप्त ने, यानी कि इनको पूरी तरह से इनका जो है वो सफाया समुद्रगुप्त ने कर दिया था। इनको पूरी तरह से अंत कर दिया गया था समुद्रगुप्त ने। इनका पूरी तरह से जो है वो सफाया कर दिया था, अंत कर दिया था। इसमें हम देखेंगे और हमें इनके बारे में, इनको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। अब हम देखेंगे इनकी जो विदेशी विजय यात्रा है, यानी कि हमने पांचों जो नाम थे मैंने आपको बताया, उनमें जो शासक थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे विदेशी युद्ध, विदेशियों पर आक्रमण। विदेशी जो कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त की विदेशी शक्तियां उस समय जो समुद्रगुप्त के साथ थी, या कह सकते हैं इनके साथ थी, इनसे युद्ध लड़ा था, उनके बारे में जो हमें वर्णन देखने को मिल जाता है, वह देखने को मिलता है। आपको बता दो ये प्रयाग प्रशस्ति के 23वें-24वें पंक्ति में देखने को मिलता है। इसका वर्णन प्रयाग प्रशस्ति के 23वें 24वें पंक्ति में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। उसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमें जो देखने को मिलते हैं देवपुत्र शाहनानुशाही, देवपुत्र शाहनाशाही। आपको बता दूं कि यह कुषाण थे। इनकी जो, इनके बारे में जो हमें वर्णन देखने को मिलता है, जब मैंने आपको कुषाण वंश पढ़ाया था तो उनके बारे में बताया था कि कुषाणों की एक शाखा जो थी वह पंजाब के क्षेत्र में जो था वो निवास कर रहा था, यानी कि यह मूलतः कुषाण थे, यह कुषाण शासक थे। कुषाण शासक थे। इनके बारे में जो हमें वर्णन देखने को मिलता है कि यह कुषाण शासक जो थे वह थे और एक बार बता दूं कि समुद्रगुप्त के समकालीन कुषाणों में कुषाण शासक समुद्रगुप्त का जो समकालीन शासक था उसका जो नाम था वो था किराद। आप इस चीज को नोट कीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त के जो समकालीन कुषाण शासक थे उनका नाम क्या था। तो आप इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि उनका नाम जो था वह हमें किरात देखने को मिलता है। किरात जो था वो पंजाब और पेशावर के इलाके में, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि पंजाब और पेशावर का शासक था। इनका जो नाम है वो है किराद। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कुषाण के शासक थे उनके कौन से थे। और उसमें जो दूसरा पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो शक शासक देखने को मिलता है। शक शासक, आपको बता दें शक शासकों के बारे में, जब मैंने आपको शकों के बारे में पढ़ाया था तो इनका जो अंतिम शक शासक था उसका जो मूल रूप से हमें अंत देखने को मिलता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के हाथों से देखने को मिलता है। लेकिन अभी चंद्रगुप्त के पहले जो है वो कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त हैं। इनका जो शासक था, यानी कि जो शक शासक उस समय का था, मैंने आपको बताया था कि दूसरी बार जब शकों का जो है वो उद्भव हुआ था उसमें जो पहला हमें शासक देखने को मिलता है वह है रुद्र सिंह तृतीय। इस समय रुद्र सिंह जो तृतीय था
वह इस समय इनका समकालीन था, यानी कि इनके साथ ही शासन कर रहा था। और इसके बाद हम देखेंगे कि यह गुजरात और कवाड़िया का क्षेत्र जो था, कठवाड़िया के क्षेत्र पर निवास कर रहा था। यह गुजरात के कठवाड़िया पर निवास उनके क्षेत्र पे इस समय यह निवास कर रहा था। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा अगला जो शासक है वह है मुरुंड। जो चौथा में शासक देखने को मिलता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो चौथा में देखने को मिलता है, सॉरी तीसरा जो है उसका नाम है मुरुंड। यह जो शासक था इसके बारे में हमें वर्णन देखने को मिलता है कि यह पूर्वी भारत का शासक था। पूर्वी भारत का शासक था। और जो हमारा पांचवा है, सॉरी माफ कीजिएगा, जो हमारा चौथा है उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो है सिंघल। सिंघल का शासक के बारे में आपको मैंने बताया था कि इनका ऐसा हमें देखने को जानकारी मिलती है, जो सिंघल है यह श्रीलंका का यह शासक था। यह का शासक, और इसका जो हमें नाम देखने को मिलता है यह श्रीलंका का शासक मेघवर्ण या मेघवर्मन, या इसको कह सकते हैं कि मेघवर्ण। तो हमें इनके जो नाम देखने को मिलते हैं कि जो सिंघल का शासक है वह है मेघवर्मन। जो मेघवर्मन है यह हमें श्रीलंका के शासक के रूप में हमें देखने को मिलता है। और एक बात आपको बता दूं, यही एक शासक था जिसने समुद्रगुप्त के दरबार में, यानी कि समुद्रगुप्त के दरबार में अपने दो बौद्ध भिक्षु जो थे उसको भेजा था। दो बौद्ध भिक्षु को भेजा था। और इन्होंने एक ऐसा हेंगसांग का हमें वर्णन देखने को मिलता है कि मृगशिखावन नामक एक, कह सकते हैं कि बिहार का जो है वो निर्माण श्रीलंका में इन्होंने करवाया था। और उसका वह वर्णन हेंगसांग के द्वारा देखने को मिलता है कि जिनका हमें मृगशिखावन का ऐसे वर्णन देखने को मिलता है वह हमें इसी राज्य में देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ। यहाँ मैं लिख देता हूँ समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ। तो इस प्रकार से जो हमें है वह वर्णन देखने को मिलता है। अश्वमेध जो यज्ञ है इसके बारे में कई विद्वान मानते हैं कि यह अश्वमेध नहीं किया गया था, और कई विद्वान मानते हैं कि यह अश्वमेध जो यज्ञ है वह हमें किया हुआ देखने को मिलता है। तो जो सबसे पहला हमें साक्ष्य देखने को मिलता है वह है भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख। और जो दूसरा हमें वर्णन देखने को मिलता है वह समुद्रगुप्त का ही एक हमें सिक्का देखने को मिलता है, जो कि अश्वमेध यज्ञ प्रणाली का सिक्का हमें देखने को मिलता है। अश्वमेध यज्ञ आकृति का सिक्का देखने को मिलता है। और एक हमें जो कह सकते हैं कि अश्वमेध आकृति का जो सिक्का हमें है वह देखने को मिलता है, इससे पुष्टि होती है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ जो है वह किया था। तो हम देखेंगे जो पहला है वो भीतरी अभिलेख में हमें देखने को मिलता है, यह स्कंदगुप्त का अभिलेख है। आपको बता दें जो भीतरी अभिलेख है वह स्कंदगुप्त का है। स्कंदगुप्त का यह अभिलेख है।
आपको इस बात को याद रखना है कि जो स्कंदगुप्त का अभिलेख है वो वही है भीतरी अभिलेख, और भीतरी अभिलेख में ही हमें अश्वमेध इनके ऐसा वर्णन देखने को मिलता है। उसके बाद प्रभावती गुप्ता का एक अभिलेख हमें देखने को मिलता है, ताम्रलेख है, ताम्रपत्र है। प्रभावती गुप्ता का ताम्र पत्र लेख जो है वह भी हमें इसके बारे में भी हमें जानकारी देखने को मिलती है। ऐसा हमें वर्णन इसमें देखने को मिलता है कि समुद्रगुप्त जो था उसने 100 से भी ज्यादा अश्वमेध यज्ञ किए हैं, ऐसा वर्णन हमें इस प्रभावती गुप्ता जो है इनके अभिलेख में ऐसा ताम्र कह सकते हैं कि ताम्र लेख है, ताम्र पत्र है, यानी कि तांबे का पत्र है। उस पर हमें इस बात का वर्णन देखने को मिलता है कि प्रभावती गुप्ता ने कहा है कि समुद्रगुप्त ने 100 से भी ज्यादा जो अश्वमेध यज्ञ है उनको करने का जो श्रेय है उनको प्राप्त है। अब हम देखेंगे इनके सिक्कों के बारे में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमें इनके बारे में देखने को मिलते हैं, हमने सिक्कों के बारे में देखना था और सिक्कों के बारे में आपको बताऊंगा। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो वर्णन है वह देखने को मिलता है। हालांकि समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं उनमें हमें 6 प्रकार के सिक्के जो है उनका वर्णन देखने को मिलता है। तो आप इसको अगर लिख चुके हो तो मैं इसको साफ कर दूं। समुद्रगुप्त के 6 प्रकार के हमें सिक्के देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैं आपको डालता हूं के 6 प्रकार सिक्के, सॉरी माफ कीजिएगा, इनके जो हमें 6 प्रकार के सिक्के हैं वह देखने को मिलते हैं। कई हमें सिक्के देखने को मिलते हैं धनुषधारी की। पहला जो हमें सिक्के देखने को मिलता है वो हमें धनुषधारी का वेश लिए हुए, ध्वजधारी का कह सकते हैं, दंडधारी का कह सकते हैं और धनुषधारी का कह सकते हैं, ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि दंडधारी, दंडधारी सिक्का या ध्वजधारी सिक्का, ध्वजधारी सिक्का का वर्णन जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने हाथों में अपने जो है वो ध्वज लिया है और उसका अंकन इन्होंने करवाया अपने सिक्के पर, तो इसका भी हमें वर्णन इसमें देखने को मिल जाता है। जो ध्वजधारी सिक्का है यह सबसे इनका पहला सिक्का देखने को मिलता है, यानी समुद्रगुप्त का पहला सिक्का यही है। आपको बता दें कि समुद्रगुप्त का सबसे पहला सिक्का ये है और इन्होंने तमाम सिक्कों का कह सकते हैं कि जो सिक्का है उनका जो प्रचलन है सबसे पहले इन्होंने किया। इन्होंने सोने के जो सिक्के हैं वो सबसे पहले चलाए हैं। गुप्तों में आप देखेंगे कि सबसे पहले सोने के जो सिक्के हमें चलाने का अंकन देखने को मिलता है वह समुद्रगुप्त का ही देखने को मिलता है। और इसके बाद हम देखेंगे जो हमें दूसरा सिक्का देखने को मिलता है वह धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरा धनुर्धारी प्रकार, धनुर्धारी प्रकार का सिक्का देखने को मिलता है। यह सबसे ज्यादा, ऐसा कहा जाता है कि यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय सिक्का जो था वह था। यह सिक्का सबसे ज्यादा प्रिय था। ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त का जो यह सिक्का है वह सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। और एक बात आपको बता दूं कि इसमें समुद्रगुप्त की उपाधि, समुद्रगुप्त की जो उपाधि हमें देखने को मिलती है वह अप्रतिरथ उपाधि देखने को मिलती है
इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनके जो दूसरा सिक्का हमने देखा उसमें हमें ये सारे वर्णन देखने को मिल जाते हैं। और जो तीसरा है वो परशुधारी सिक्का है। तीसरा सिक्का है परशुधारी सिक्का। जो परशुधारी सिक्का है उसमें हमें देखते हैं कि जो समुद्रगुप्त है उनको परशु लिए हुए दिखाया गया है, ऐसा अंकन हमें देखने को मिलता है। इसमें राजा परशु धारण किए हुए हैं। इसमें राजा परशु धारण किए हुए वे हैं। और जो हमें चौथा सिक्का देखने को सॉरी माफ कीजिए, जो चौथा में सिक्का देखने को मिलता है यानी कि जो हमारा चौथा सिक्का है वह है अश्वमेघ यज्ञ का प्रकार का। जो मैंने आपको पहले बताया अश्वमेघ यज्ञ के प्रकार का जो हमें सिक्का है इसमें इसको हमें देखने को मिलता है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि इस सिक्के में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कहीं भी समुद्रगुप्त का अंकन या नाम हमें देखने को नहीं मिलता। यह सिक्का एक ऐसा मात्र सिक्का है, यह सिक्का एकमात्र ऐसा सिक्का है, ऐसा सिक्का है जिसमें समुद्रगुप्त का अंकन देखने को नहीं मिलता। नहीं मिलता। और एक बार बता दूं कि इसमें जो है वो अश्व दिखाया गया है, सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें जो है वो अश्व की आकृति यानी कि अश्व दिखाया गया है। यज्ञ का अश्व, यज्ञ का अश्व दिखाया गया है। यह समुद्रगुप्त का एकमात्र ऐसा सिक्का है जिसमें समुद्रगुप्त का हमें अंकन कहीं भी इसमें देखने को नहीं मिलता। और उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा पांचवा सिक्का है, जो हमारा पांचवा सिक्का है उसमें हमें देखने को मिलता है वह ब्राह्निहंता प्रकार का, ब्राह्निहंता प्रकार का। इसमें हमें ऐसा देखने को मिलता है, इसमें इन्होंने जो हमें इनका यह सिक्का देखने को मिलता है, इसमें हमें मकर वाहिनी वीड़ा यानी कि मकर वाहिनी गंगा मकर वाहिनी जो गंगा है की आकृति बनी हुई है, की आकृति इनकी आकृति बनी हुई है। अब हमारा जो छठवां सिक्का है यानी कि जो छठा सिक्का है उसका हमें वर्णन देखने को मिलता है वीणा वादन का। वीणा वादन का आपको बता दें कि इसमें एक पॉइंट इसमें और आपको बता दें न मकर वाहिनी गंगा है, इनमें एक पॉइंट ये है कि समुद्रगुप्त के गंगा के आसपास का जो क्षेत्र है उसको विजिट करने वाला, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि समुद्रगुप्त की गंगा के पास का सारा क्षेत्र जो था उसको विजिट करने का जो हमें प्रमाण देखने को मिलता है वह इसी सिक्के में देखने को मिलता है। जो ब्राह्मणहीनता का सिक्का जो ब्राह्मणहीनता का सिक्का जो हमें है वह देखने को मिलता है। इसमें ही हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि समुद्रगुप्त के पास गंगा के पास की जो सारी क्षेत्र था उस पर इनका जो साम्राज्य था वो स्थापित था। उसके बाद हम जो छठा देखेंगे वो बीड़ा वादन का है, यानी कि बीड़ा वादन सिक्का, बीड़ा वादन जो वीणा वादन सिक्का है इसमें हमें इनके संगीत प्रेम यानी कि समुद्रगुप्त के संगीत प्रेम का जो हमें वर्णन है वह देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त के संगीत प्रेम का जो हमें वर्णन है वह देखने को मिलता है। आप ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। इसमें हमें समुद्रगुप्त के संगीत जो प्रेम है उस पर इनका वर्णन देखने को मिल जाता है। और उस समय समझ लीजिए कि उस समय जो यह थे इन्होंने
महाकविराज यानी कि आप देखेंगे उस पर जो उपाधि हमें देखने को मिलती है वो महाकविराज का हमें देखने को मिलता है। जो इनकी जो समुद्रगुप्त का जो बीड़ा वादक सिक्का है उस पर हमें महाकविराज की उपाधि और इनके संगीत प्रेमी होने का जो हमें साक्ष्य है वो इसमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से जो हमारा समुद्रगुप्त का ये आज का सेशन था वो यहीं पे समाप्त होता है और इसके बाद हम देखेंगे आगे जो हमारा रामगुप्त के ऊपर जो आधारित हमारा क्लास होगा वो होगा। तो आज का जो हमारा क्लास है वो समुद्रगुप्त का मैंने ये पूरा जो आपका सेशन था उसको कंप्लीट करा दिया ताकि आपका जो सेशन है वो छूटे ना। तो मैंने थोड़ी जल्दी में आपको बता दूं कि मैंने इस क्लास को थोड़ी जल्दी में आपको समझाने का जो है प्रयास नहीं किया। आपको जल्दी जो था वो सारी में बातें आपको बताता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला गया। तो मैंने आपको ये इनके बारे में समुद्रगुप्त के बारे में सारी बातें आपको बताई, इनके सिक्कों के बारे में, इनके विजयों के बारे में, इनके अभिलेख के बारे में, इनके कह सकते हैं कि जो इनका वर्णन हमें जहाँ देखने को मिलता है वहाँ उन सभी के बारे में मैंने आपको इन सभी के इसमें आपको सारी बातें जो थी वो मैंने आपको बता दी। तो इस प्रकार से आज की क्लास जो हमारी है वो यहीं तक रहेगी और कल का जो हमारा क्लास होगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के ऊपर आधारित रहेगा। तो हम कल का जो क्लास होगा उसमें वहां तक की जो क्लास होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। चलते हैं। जय हिंद।